students, today our chapter is second, Principle of Management, and our topic is Scientific Techniques. We have already discussed 3 techniques, and today our 4th technique, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक्स टेलर का देने का जो मतलब था, उसका ये सेंस था कि हम जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे वर्कर्स होते हैं, उनमें हम एफिशिएंट वर्कर्स और जो अनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी में डिफरेंस कर सकें, और उन्हें हम उनके डिफरेंस रेट के अकॉर्डिंग उन्हें वर्कर्स को क्या कर पाए, सैलरी दे पाए. ये इसीलिए दी गई है टेक्निक, ताकि हम जो वर्कर की एफिशिएंसी है उन्हें मोटिवेट कर सकें, उन्हें सराहना कर सकें, और उनको जो दूसरे वर्कर्स होते हैं जो एफिशिएंटली वर्क नहीं करते उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वो भी अपना वर्क जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली करें. तो देखते हैं कि इट एम्फसिस ऑफ पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ wages for efficient and inefficient employees. ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम होता है वो डिफरेंस करता है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर्स में, यानी दोनों की सैलरी में जो डिफरेंस आता है. आप देखते हैं कि आप भी देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स वर्क करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी किसी की भी फिक्स नहीं होती. उनकी सैलरी उनके वर्क के अकॉर्डिंग होती है. किसी की सैलरी बहुत अप होती है तो किसी की सैलरी बहुत कम होती है. तो ऐसा क्यों होता है? वो इसी के कारण होता है क्योंकि ये एंकरेज करने का तरीका है ताकि दूसरे वर्कर्स देखें और वो उनसे मोटिवेट हो. एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका कि इफ द स्टैंडर्ड टारगेट इज 10 यूनिट्स पर डे. अगर हम ये मानकर चलें कि एक जो वर्कर को एक टारगेट सेट कर दिया, कि स्टैंडर्ड टारगेट दे दिया उनको कि आपको पर डे 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और उन्हें स्टैंडर्ड रेट दे दिया कि अगर आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस कर ली पर डे तो आपको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे. अगर मान लो ये अब हम कैटेगरी 3 लेते हैं, हम 3 तरह के वर्कर्स लेते हैं, ए वर्कर, बी और सी. अब ए जो है वो क्या करता है, 10 यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग बना देता है, तो वो अपने स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग पर यूनिट बना देता है, तो उसे है ना 500 रुपीज मिल जाते हैं. यहीं पर जो वर्कर बी है वो क्या करता है, इसे स्टैंडर्ड टारगेट के अकॉर्डिंग 12 यूनिट प्रोड्यूस करता है. तो जब वो 12 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसे कितने मिलते हैं, 600 रुपीज मिलते हैं. तो यहाँ ये वर्कर, यहाँ जो टेलर का देने का तरीका था वो क्या था, क्यों दी उसने ये बताया कि जब भी कोई वर्कर अपने स्टैंडर्ड टारगेट के अकॉर्डिंग से ज्यादा, यानी जितने डिसाइड किए उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन करता है तो हमेशा उसे उसी सेम रेट के अकॉर्डिंग कभी भी पे नहीं करना चाहिए. यहाँ पर उस वर्कर को 50 रुपीज की बजाय 60 रुपीज पर डे के हिसाब से, उसे पर यूनिट के हिसाब से पे करना चाहिए. तब जाकर उसे 720 रुपीज जो है 720 रुपीज उसे मिलने चाहिए. वो ऐसा मानते हैं. अगर इसी के बजाय टेलर क्या कहते हैं कि अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड टारगेट के, यानी जो हमारे 10 टारगेट यूनिट थी उससे कम अगर प्रोड्यूस करते हैं, यानी केवल 8 यूनिट ही प्रोड्यूस करते हैं, तो भी उसे 50 रुपीज के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, यानी इफिशिएंटली वर्क नहीं किया. तो जब अब इफिशिएंटली वर्क नहीं किया तो उसके वेजेस रेट को भी क्या कर देना चाहिए था, कम कर देना चाहिए. तो ये डिफरेंशिएट बताते हैं एक किसी को भी सैलरी देने के लिए. तो स्टूडेंट्स, ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इसका है कि हायर जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग ही हायर प्राइस होनी चाहिए, और लोअर आउटपुट हो उसी के अकॉर्डिंग लोअर प्राइस होनी चाहिए. ये जो डिफरेंशिएट है ये वर्कर्स को मोटिवेट करता है वर्क करने के लिए. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. यस, अब आपने जो एग्जाम्पल देखा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये किन किन चीजों को कंसिडर करते हैं. फर्स्ट, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज. ये जो सिस्टम है वो क्या करता है, एफिशिएंट और अनएफिशिएंट जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी में, यानी उनके वेजेस में डिफरेंस रेट के अकॉर्डिंग उन्हें देने को कहते हैं. फिर एक है एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज. ये कहते हैं कि जो वर्कर्स एक्स्ट्रा एफिशिएंट लगाते हैं अपना, उन्हें हमेशा ज्यादा सैलरी पे करनी चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, और ज्यादा मोटिवेट हो सके अपना वर्क जो है एफिशिएंटली करने के लिए. एंड व्हेन द पेमेंट, और इसी का जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा पेमेंट पेड टू, जब एफिशिएंट वर्कर्स को हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो जो अनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं अपना पेमेंट को बढ़ाने के लिए या अर्न मनी
और करने के लिए। देन नेक्स्ट है कि व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, कि जब जो पेमेंट है वो जो नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग मिलती है, यानी जैसा आप प्रोड्यूस करते हो उस अकॉर्डिंग आपको अगर वेजेस मिलता है, तो जो वर्कर्स होते हैं ऑटोमेटिकली मोर प्रोडक्शन करने के लिए इंक्रीज होते हैं और वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, विल बी मैक्सिमाइज, कि प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये सिस्टम समझ में। नाउ नेक्स्ट मेंटल रिवॉल्यूशन। ये जो टेक्निक है वो क्या कहती है कि एक मेंटालिटी रहती है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल पढ़े थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि हर वर्कर का जो ये एक मेंटालिटी रहती है कि वो जो ये मानकर चलता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है उसमें जो मैनेजमेंट है वो उस पर ओवरबर्डन हमेशा डालता रहता है और उसे उसके वर्क के अकॉर्डिंग कभी भी सैलरी नहीं मिलती या उसे हमेशा एक प्रेशराइज वर्क ही करना पड़ता है। लेकिन जिस इसके एवज में जो मैनेजमेंट है वो क्या फील करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अपना टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, वो काम को इतनी एफिशिएंटली मतलब इतना एफिशिएंट होकर या इतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। तो दोनों की जो एक कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है कि दोनों में मतभेद रहता है कि दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो उसके उसी टेक्निक मतलब उसी प्रिंसिपल को लेकर के एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक टेक्निक दी है, उसमें कहा है कि मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है दोनों को ही अपने मेंटल जो लेवल है उसको क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए और उसको साइंटिफिक वे में चेंज करना चाहिए। उनका ये मानना है कि वो जो वर्कर और मैनेजमेंट है उन दोनों को ही अपने अपने माइंड को क्या करना चाहिए, रिवॉल्यूशन करना चाहिए, दोनों को ही अपने माइंड और एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर उन्होंने ये टेक्निक दी और उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशंस क्या थे इसके, कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर, कि जो वर्कर्स हैं उन्हें भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी वर्कर्स मतलब मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट को भी अपनी मेंटालिटी अपने वर्कर्स के लिए क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। दोनों को एक दूसरे को साथ में रहकर यानी कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा कि अगर मैंने वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट उनकी पूरी तरह से हेल्प करे, और अगर मैनेजमेंट कुछ अपने वर्कर्स से करवाना चाहता है, मतलब अपने नए नए टारगेट्स पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहता है, उन्हें फुलफिल करना चाहता है, तो उन्हें वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उन्हें एंकरेज करते हुए उन्हें अपना वर्क पूरा करवाना होगा। नाउ नेक्स्ट कॉपरेशन बिटवीन, वही वाली बात कि दोनों के बीच में कॉपरेशन होना जरूरी है। एंड दे अडॉप्ट सिस्टमेटिकली थिंकिंग, कि दोनों की जो थिंकिंग है, जो प्रिजुडाइज थिंकिंग थी, जो पहले की पूर्व धारणाएं थी, उन सबको क्या करना पड़ेगा, प्रिजुडाइज जो थिंकिंग थी उनको चेंज करना पड़ेगा और न्यू एक सिस्टमेटिकली एक साइंटिफिक थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा। तो इस पर बेस्ड थी ये हमारी टेक्निक्स। तो आई होप बच्चों हमारी पूरी 6 टेक्निक्स कंप्लीट हो चुकी है और आपको पूरी समझ में आई होगी। नाउ मूव नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो एडवांटेज है ये टेक्निक्स के एडवांटेज नहीं है बच्चों, ये पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो दिए थे उनके एडवांटेज हैं कि इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये क्या कहता है कि ये जो टेक्निक्स देने के जो है उसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी जो एफिशिएंसी है यानी जो पूरा बिजनेस की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आता है। एक हम सिंप्लीफिकेशन से इम्प्रूव करते हैं एंड एफिशिएंसी, एक पर्टिकुलर फील्ड में हम एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमेंट ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज। ये कहता है कि जब हम साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करते हैं तो जितने भी जो वेस्टेज टर्म्स होती हैं यानी अननेसेसरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम क्या करते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। क्योंकि जब हम वेस्टेज यूज ही नहीं करेंगे, जो हमने पढ़ा था फैटिक स्टडी में पढ़ा, टाइम स्टडी में पढ़ा था, जिसमें हम अननेसेसरी जो बॉन्ड्स थे हमारे मोशन स्टडी में पढ़ा था कि जो हमारी अननेसेसरी बॉन्ड्स होती है उन्हें हम जब मतलब क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या कर लेते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं। नाउ नेक्स्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये इसी पर बेस था हमारा कि जो हमारा
वर्कर और मैनेजमेंट है वो दोनों आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, ताकि वो और ज्यादा पास में आ सके और बहुत अच्छा वर्क कर सके अपने टारगेट्स को अचीव करने में। जब दोनों खुश होंगे तो ऑटोमेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, ग्रोथ करेगी और आगे बढ़ेगी। मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स, ये कहता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो अपने वर्कर्स को और अच्छा ट्रेन करती है और ट्रेन करके उनकी स्किल को क्या करती है, डेवलप करती है। तो आई होप बच्चों आपको ये एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ में आए होंगे। नाउ नेक्स्ट, अब है डिफरेंशिएट बिटवीन F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ध्यान से समझना इसको। और मैंने जो यहाँ पर आपको समझाने का वे लिखा है वो सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं ताकि आप उसे इजीली लर्न कर लो, आपको उसे रटना ना पड़े और बार बार देखना ना पड़े। सबसे पहले है कि हमारे बेसिक पॉइंट कौन से हैं। सबसे पहले कंसर्न कि जो हमारा F.W. टेलर थे उनका फोकस किस पर था कि उन्होंने जो फोकस किया वो किया था वर्कर्स एफिशिएंसी पर, कि उनका मेन जो टारगेट था वो ये था कि वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी को क्या करें, इम्प्रूव करें। वो भी किससे करें, बाय साइंटिफिक फीचर्स या साइंटिफिक वे से करें, ठीक है। और जबकि हेनरी फ्योल क्या मानते थे कि हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए वो किस पर बेस्ड थे, वो मैनेजमेंट एफिशिएंसी पर बेस्ड थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या क्या कर सकता है उस पर बेस्ड थे। यानी उसने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाया, जबकि टेलर ने किसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया, वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया। आई होप बच्चों फर्स्ट आपको लर्न हो गया होगा, आप इसे तुरंत हाथ के हाथ ही लर्न कर सकते हैं बच्चों, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। लेवल, अब देखें जो वर्कर्स होते हैं आपको लर्न नहीं करना है, आपको इसको ट्रिक से ध्यान देना है कि जो वर्कर्स होते हैं वो कौन सा लेवल पे आते हैं। मैंने आपको लेवल्स पढ़ाए थे, 3 टाइप्स के लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोवेस्ट लेवल। तो जो हमारा वर्कर्स थे वो कहाँ पर है, वो लोअर लेवल पर है। तो जो टेलर थे उन्होंने कौन सी अप्रोच प्रेजेंट करी, उन्होंने लोवेस्ट लेवल की अप्रोच प्रेजेंट करी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो वर्कर्स होते हैं सारा फोकस उनका किस पर था, वर्कर्स पर था। तो उनकी जो अप्रोच थी वो लोवेस्ट लेवल के लिए थी, जबकि जो मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल्स के होते हैं। इसीलिए जो हेनरी फ्योल थे उनका फोकस किसके ऊपर था, हाईएस्ट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। नाउ नेक्स्ट फोकस, तो आप इन दोनों से टारगेट लगा सकते हैं कि उनका फोकस किस पर था। जो F.W. टेलर थे उनका फोकस ये था कि उन्होंने फोकस किया, फोकस ऑन एलिमेंट्री वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी। जो F.W. टेलर थे उनका क्या मानना था कि साइंटिफिक वे से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अनप्रोडक्टिविटी है, वेस्टेज है, उन्हें क्या करो, हटाते जाओ, उन्हें एलिमिनेट करते जाओ और अपनी एनर्जी को क्या करते जाओ, सेव करते जाओ। यहाँ एनर्जी किसकी सेव होगी, वर्कर्स की एनर्जी सेव होगी कि वर्कर्स अपना टाइम वेस्ट ना करे। उन्होंने नई नई टेक्निक्स दी जिससे उनका फोकस किस पर आए, सारा वर्कर्स पर आए। जबकि F.W. जो हमारे हेनरी फ्योल थे उनका क्या मानना था कि हेनरी फ्योल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बेटर मैनेजमेंट, कि उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल डेवलप किए थे वो केवल मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए ही किए थे कि एक मैनेजर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में 14 प्रिंसिपल को किस तरह से अडॉप्ट कर सकता है और किस तरह से उन्हें बेटर कर सकता है, यानी अपने मैनेजमेंट को किस तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो प्रेजेंट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट मेजर कंट्रीब्यूशन, जो है मेजर कंट्रीब्यूशन जो F.W. टेलर थे उनका तो मेजर कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने ये दी साइंटिफिक टेक्निक्स दी स्टूडेंट्स, इन्हीं के कारण फादर ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। और उन्होंने साइंटिफिक क्या दिया था, टेक्निक्स दी थी। तो प्रिंसिपल और टेक्निक्स किसने दिए, F.W. टेलर ने दिए। जबकि हमारे हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को 14 प्रिंसिपल दिए, इसी के कारण उन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। आई होप बच्चों ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट पर्सनैलिटी, जो टेलर है उनको किस नाम से जाना जाता है, जो टेलर्स थे, टेलर डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट। वो क्या, क्योंकि साइंस फील्ड से थे इसीलिए वो कैसे जाने जाते थे, साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते थे, तभी तो उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। जबकि जो हेनरी फ्योल जो थे वो रिसर्च एंड प्रैक्टिशनर थे, इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। यूनिटी ऑफ कमांड,
जो FW टेलर थे वो इस प्रिंसिपल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वो उन्होंने ही तो हमें क्या दिया था, 8 बॉसेस वाली थ्योरी दी थी। ये ध्यान आया कुछ कि हमने पढ़ा था कि हमने फंक्शनल फॉर्मेनशिप पढ़ी थी, उसमें बताया था कि जो FW टेलर हैं उनका क्या मानना था कि जो फॉर्मेन्स होते हैं उनको एक टीम में डिवाइड कर दो। इस तरह से उन्होंने 8 बॉसेस बना दिए थे अपनी टीम्स के लिए जो उनसे इफिशिएंटली वर्क करवाते थे, जबकि हेनरी फ्योल थे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे यूनिटी ऑफ कमांड को। बच्चों यूनिटी ऑफ कमांड लर्न है ना आपको, ध्यान आया कुछ प्रिंसिपल क्या कहता था कि 1 बॉस होना चाहिए, इसे इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो करते थे, यानी इसमें 1 बॉस ही कमांड देना चाहिए वर्क करवाने के लिए वर्कर्स को। देन नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। ये क्या बताता है कि जो FW टेलर थे उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे और साइंटिफिक टेक्निक्स दिए थी, वो किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही यानी स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही क्या होती थी, एप्लीकेबल होती थी। जैसे मान लो कि कोई फर्म होनी चाहिए या कोई फैक्ट्री होनी चाहिए या कोई प्रोड्यूसिंग मतलब जो प्रोडक्शन कंपनी होती है वही होनी चाहिए, तभी इसकी जो सिचुएशंस है वो सारी फॉलो होगी। जबकि हेनरी फ्योल जो है वो कहते थे कि उनके जो 14 प्रिंसिपल है या उनका ये मानना है कि जो 14 प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, क्योंकि आप जो देखते हो जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए वो मैंने आपको आपके एग्जाम्पल में आपका घर भी एक एग्जाम्पल दिया था। जबकि जो FW टेलर ने जितने भी साइंटिफिक जो हमें प्रिंसिपल दिए वो हमारे घरों पर एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है, या हर घर पर एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है, या तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। जबकि 14 प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने बोला था आपके घर पे, या मैंने क्या ये बुक्स भी यही कहती हैं कि जो 14 प्रिंसिपल है वो आपके घर से लेकर स्कूल, बैंक, इन एवरीवेयर यू सी देयर मैनेजमेंट, तब आप वहां देखते हो कि सभी जगह पर क्या है, मैनेजमेंट है। तो जहां इफेक्टिव मैनेजमेंट नजर आएगा वहां सभी जगह आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की खूबियां नजर आएगी। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक यहीं पे पूरा कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट, अभी तक आपने डिफरेंशिएट देख लिए, अब हम देखेंगे सिमिलरिटी कि दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या थी जो टेलर और फ्योल ने दी है। द मेन एम ऑफ टेलर्स एज वेल एज फ्योल्स प्रिंसिपल इज मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। दोनों ने ही, यानी जो हेनरी फ्योल थे और जो हमारे FW टेलर्स थे, दोनों ने ही एक ही चीज पे कंसंट्रेट किया कि वर्कर्स की या फिर जो भी मतलब जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए वो दोनों इसीलिए दिए थे ताकि दोनों ही यानी वर्कर और मैनेजमेंट दोनों ही अपनी एफिशिएंसी को क्या कर सके, बढ़ा सके, तो मैक्सिमाइज करने के लिए दिया। एंड देन नेक्स्ट कि मूव सो बोथ इंसेट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क चले, दोनों ने इसी बात पर फोकस किया था। नाउ थर्ड कि बोथ गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि वर्कर्स को अपने या फिर मैनेजमेंट को अपने पर्सनल यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट का इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान यानी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और लास्ट, बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, दोनों ने यही माना कि जो वर्कर्स होते हैं उनको जो वर्क दिया जाए वो उनकी स्पेशलिटी को देखकर ही दिया जाना चाहिए, यानी उनमें जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क डिवाइडेशन करना चाहिए। तो आज ये चैप्टर बच्चों स्टूडेंट्स खत्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट्स हमने जो आपके लिए इतनी मेहनत की है वो आप जरूर नोट डाउन करके हमारी मेहनत को आप एक मुकाम दे रहे होंगे। एंड स्टूडेंट्स आपको इसके नोट्स बनाते जाने हैं साथ साथ और हमारे साथ साथ वर्क करते जाना है। स्पेशली बच्चों BS का यही फंडा है कि आप जो केस स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आज का फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।